लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, हमारी इस पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। जी हां, मिशन 2019 की लगातार हम बात कर रहे हैं और मिशन 2019 में एक जो दौर था जींद उपचुनाव का, वो दौर अब बीत चुका है और अब असल जंग होने वाली है 2019 के, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोकसभा सीटों पर राजनीतिक दल अपनी किस्मत आजमाएंगे और हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं जिन पर भारी जंग होने की उम्मीद भी है और गुंजाइश इस बात की भी चल रही थी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं और जो बयानात इस तरह के सामने आ रहे हैं कि राजनीतिक दल तैयार तो हैं लेकिन चुनाव अपने अपने वक्त पर ही होंगे। दरअसल जो मसला लगातार गरमाया था जींद के इस परिणाम के बाद, ये कहा जा रहा था कि जींद का रिजल्ट ये तय करेगा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में होंगे या अपने तय वक्त पर। बेशक भारतीय जनता पार्टी को यहां से जीत हासिल हुई हो, लेकिन इसके बावजूद जो अब सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, जो अब कयास लगाए जा रहे हैं या जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं, उसको समझकर ऐसा कहा जा सकता है कि इलेक्शन अपने तय वक्त पर होंगे। अनिल जैन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है, जरा वो सुनिए आप। तो आप कह रहे हैं कि अलग अलग चुनाव होंगे, आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि अलग अलग चुनाव होंगे। तो आप कह रहे हैं कि अलग अलग चुनाव होंगे, आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि अलग अलग चुनाव होंगे। तो आप कह रहे हैं कि अलग अलग चुनाव होंगे, आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि अलग अलग चुनाव। जी हाँ, प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं अलग अलग चुनाव होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का लेटेस्ट बयान आपको सुनवाते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, अलग अलग हों चाहे एक साथ हों और अलग अलग ही होंगे, ऐसी उम्मीद है। लेकिन इससे पहले कई ऐसे बयान सामने हैं जब ये कह रहे हैं नेता मंत्री कि जब भी हो जाए चुनाव हम तैयार हैं। जरा सीएम साहब का वो बयान सुन लीजिए। 2019 में जो चुनाव हो रहे हैं उसको आप हम समझे विधानसभा के चुनाव इकट्ठे होंगे, अलग अलग होंगे, कैसे होगा? देखिए, इस समय हमने पहले से बताया कि वो अपने अपने समय पर होंगे। हमारे पास ऐसी कोई अभी कोई किसी और से विषय नहीं आया कि हमने इकट्ठे कराना है। विधानसभा का चुनाव अपने समय, लोकसभा का चुनाव अपने समय। जी, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं तय समय पर ही चुनाव होंगे। चार खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनको सबसे पहले मिलवाते हैं। तमाम राजनीतिक दलों के ये नुमाइंदगी कर रहे हैं। अजय गुलिया जी हमारे साथ जेजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से ढुल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविंदर ढुल जी, बहुत बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। सुखविंदर नारा साहब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, नारा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, नेहरा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल विजेंद्र नेहरा साहब, ये कयास लगाए जा रहे थे कि जींद उपचुनाव में जीत ये तय करेगी कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव लगभग ऐसा हो जाएगा, अगर बीजेपी जीती तो साथ में हो जाए। ऐसा क्या हुआ? नगर निगम के चुनाव आपने जीता, उसके बाद एक और टेस्ट के लिए आप अपीयर हुए, वहां भी आपने जीत हासिल की, फिर विधानसभा और लोकसभा अलग अलग क्यों करवाने की सोच रहे हैं? देखिए साकिब जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के जो प्रभारी हैं आदरणीय अनिल जैन जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि दोनों जो चुनाव हैं वो अपने समय पे होंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पहले नगर निगम के चुनाव जो 5 जिलों में हुए, सभी जगह हमारे मेयर जीते, हमारे सबसे ज़्यादा पार्षद जीते। उसके बाद में जींद का उपचुनाव जो ये मान के चल रहे थे कि जो जींद का चुनाव जीतेगा वही हरियाणा प्रदेश के अंदर भी चुनाव जीतेगा। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, हम सुन रहे हैं, आप बात पूरी करें। हेलो, नेहरा आवाज आ रही है क्या? नेहरा साहब आप बात पूरी कीजिए। हेलो नेहरा साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, आप तक हम लौटेंगे, लेकिन जो भी लगभग समझ में आ रहा है, आखिर ऐसी क्या बात है अजय गुलिया साहब कि बीजेपी विधानसभा चुनाव को अपने तय वक्त पर करना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ वक्त चाहिए ताकि वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सके और कुछ काम कर सके और कुछ नौकरियां दे सके ताकि विधानसभा के लिए एक माहौल और अपने पक्ष में वो बना पाए? क्या वजह हो सकती है सर? नहीं, देखिए साकिब भाई, काम तो इन्होंने कोई ऐसा किया नहीं जो ये गिनवा दें। काम के नाम पे तो ये चुनाव में कभी जाते ही नहीं। इनकी तो लोगों को बांट करके जो राजनीति है ना, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर, उसी को लेकर के लोग चुनाव में जाते हैं।
अभी काम की बात तो इन्होंने जिन चुनाव में भी नहीं करी, लेकिन जरूर जिन चुनाव में बांट कहाँ दिया इन्होंने? नहीं, काम की बात कहाँ करी? नहीं तो बांटा भी तो कहाँ? नहीं, लोगों के बीच में अपने काम लेकर के गए क्या? नहीं तो अब हर बार एक फार्मूला थोड़ी। नहीं धार्मिक, आप कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे बांट दिया, कभी जाति के नाम पर बांट दिया। ठीक, साकेत भाई सुने, कभी किसी नाम पर और कभी काम के नाम पर। तो ये कभी आज तक कोई चुनाव लड़े हो तो कोई इनकी वीडियो फुटेज तो दिखा दे जिसमें ये कहते हो कि हमने फलाना विकास आपके लिए किया, हमने ये हॉस्पिटल आपके लिए बनवाया, इन स्कूलों को हमने अपग्रेड किया, 4 नए स्कूल हम आपके विधानसभा क्षेत्र में लेकर के आए, किन्हीं गाँव को हमने रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा। ये बातें कभी इनकी चुनाव में नहीं होती। हाँ, ये जरूर फिर भी जीत जाते हैं। नहीं, देखिए वो तो ये चुनाव में जीते हैं, उसको हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं, इनको शुभकामनाएं देते हैं जिनकी जनता के लिए। तो ऐसी स्ट्रेटेजी आप भी बना लेते हैं जिसमें मतदाताओं को इस तरह की चीजें हो जाती हैं उनके लिए भी? देखिए साकेत भाई, जिस दिन चुनाव के नतीजे आए, हम चर्चा में आपके साथ बैठे थे, उस दिन भी हम लोगों ने एक बात कही थी कि जरूर कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजी में कुछ कमी रह गई होगी, जो हम चुनाव में ये हमारी हार हुई है, लेकिन ये जिनकी जनता की जीत है और हमारी पार्टी की जीत है कि लोगों ने इतना प्यार और विश्वास हमारी पार्टी को, इतना आशीर्वाद दिया कि हम 38,000 वोट लेने में सफल हुए। हाँ, चुनाव जरूर हम हारे हैं, लेकिन हमारी अच्छी शुरुआत है। वो कहते हैं ना, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत है आगे के चुनाव में, और ये तो तय हो गया। कहते कि ये सेमीफाइनल है, सत्ता का सेमीफाइनल है, तो 2 टीमें फाइनल में पहुंची हैं, एक जेजेपी और एक बीजेपी। तो हमारा सत्ता पक्ष के साथ फिर एक मुकाबला होने जा रहा है। इस मैच में जरूर हमारे हैं, लेकिन अगले मैच में जरूर अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और देखिए, हम सकारात्मक सोच वाले लोग हैं। अब ये लोग प्रयास तो आप लोगों ने इस बार भी की थी अच्छा करने की, क्या जीतने की प्रयास, जीतने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की गई थी, और दावे भी आप लोगों की तरफ से जीतने के लिए किए गए थे। हर पार्टी ने दावा किया था, उस दावे को अगर इम्प्लीमेंट किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसको अब ना तो आप बदल सकते हैं, ना मैं बदल सकता हूं, ना बीजेपी खुद बदल सकती है। मैं एक बार बीजेपी के प्रवक्ता जिनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, नेहरा साहब, आप अपनी बात पूरी करें कि आखिर क्यों चुनाव साथ में नहीं करा रहे? साकेत जी, देखिए, मैं आपको जैसे बता रहा था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी जी डॉक्टर अनिल जैन जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि दोनों जो चुनाव हैं वो अपने अपने समय पे होंगे। और देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती और आपके चैनल पे हम लोग डिबेट में भाग लेते थे, साथ ही पत्रकार जो है, वरिष्ठ जो नेता हैं यहाँ पे, वो सब दावा करते थे अलग अलग पार्टियों के। हम भी पार्टी कार्यकर्ता। नेहरा साहब, मेरा सवाल वो नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं साथ में? देखिए, आप ये बताइए ना कि क्यों पहले होना चाहिए, उसका कारण क्या है? मतलब हम सब जगह जीते हैं। ये तो पॉलिटिकल, मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये तो पॉलिटिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो लहर पूरी तरीके से आपके साथ है शायद, क्योंकि 5 नगर निगम और उसके बाद ठीक उपचुनाव, और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2014 के बाद से अच्छी नहीं रही है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर अपने आप को जीत दिलवाई, तो क्यों नहीं साथ में करवा लेते ताकि ये लहर, इसका और फायदा मिल जाए? देखिए, निश्चित रूप से पहले लोकसभा के चुनाव होंगे। लोकसभा के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे जोर शोर से पूरे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटें लेके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उसके बाद हरियाणा विधानसभा के जो समय है, जो निश्चित समय है, उस समय पे हम चुनाव करवाएंगे, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम ये विश्वास करते हैं कि जो चुनाव है वो अपने समय पे होने चाहिए। अभी सरकार और भी जो बचा हुआ टाइम है उसमें जो रुके हुए काम है उनको पूरा करेगी। ये पॉइंट है, सेवा करने का जो मौका दिया है, इस पॉइंट को मैं उठा रहा था, इस पर मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। सुखविंदर नाहरा साहब, देखिए पहले ही चर्चा में ये पॉइंट निकल कर आ गई, ये बात सामने कि अभी विधानसभा इसलिए नहीं करवाना चाहती बीजेपी क्योंकि कुछ काम बचे हुए हैं जिनको करवाना है उनको, अगर वो नहीं करवाएंगे तो फिर वोट किस मुंह से मांगेंगे? नाहरा साहब, देखिए, ये 4.5 साल में कोई काम नहीं करवा पाए, तो इनको अब भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची है कि इसलिए जमानत जब्त होने से बची है आपकी जींद में, जो 4.5 साल में काम नहीं कर पाए। हाँ ठीक है, सुन लीजिए ना बात को, जनता सब जानती है कि जो 4.5 साल में काम नहीं करवा पाए, क्या अगले 5-6 महीने में करवा पाएंगे? अगर इनको जीत इनकी जिनमें हुई है तो ये डर किस बात से रहे हैं? इनको डर किस बात का है? आप बाई इलेक्शन जीत चुके हो, आप जो मुख्य चुनाव लोकसभा का होने वाला है, आप 6 महीने उसके बाद बचेंगे, अप्रैल के बाद आपकी टर्म की विधानसभा की, तो इकट्ठे क्यों नहीं करवाते? उससे सरकार का पैसा बचता है, जनता का पैसा बचता है, मशीनरी का जो सदुपयोग है एक ही बार। अरे कांग्रेस तो विरोध कर रही है इसकी, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? प्रवक्ता जी, आपको जानकारी बिना जानकारी के बैठ गए क्या यहाँ के? राष्ट्रीय लेवल पे आपकी पार्टी विरोध कर रही है चीज का? हम तैयार है। हम राकेश जी, इनको बताइए कि राष्ट्रीय लेवल पे राहुल गांधी जी विरोध कर रहे हैं चीज का कि देश में जो एक साथ चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में है। आपको ध्यान होना चाहिए सुखविंदर जी, राष्ट्रीय लेवल पे आप विरोध कर रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ इसका भी जवाब, हाँ दे रहा हूँ जवाब मैं, वो इस बात पर है
कि सभी चुनाव लोकसभा और विधानसभा के पूरे देश के अंदर इकट्ठे नहीं होने चाहिए, हाँ, क्योंकि संविधान ये विरोध में कहता है है उसके। कि विधानसभा और लोकसभा अलग अलग है, आप पैसे लेकिन बचाने की बात कर वो रहे हैं, अलग तो विरोध कंसेप्ट में है। है आप समझ उसके। ही नहीं पा रहे कंसेप्ट को, लीगल कंसेप्ट वो बता रहा हूं ना आपको, सुन लीजिए ना, वो कंसेप्ट क्या है। दो कंसेप्ट है, अभी 6 महीने बचते हैं तो आप करवा लीजिए, उसमें करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सरकार के 2 साल बचे हैं, 3 साल बचे हैं, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा के साथ विधानसभा को डिसोल्व करना वो न्याय संगत नहीं है। वो अलग कंसेप्ट है जिसकी मोदी जी बात करते हैं और राहुल जी बात करते हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है। अगर विस्तार से बात करनी तो बता सकता हूं उस पर भी मैं। यहां पर जो सिचुएशन है वो ये है कि जो लोकसभा का चुनाव है उसके 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आ जाता है, तो 6 महीने के गैप में आप चुनाव करवा रहे हैं तो क्यों ना आप इकट्ठे करवा लीजिए, दूसरा कंसेप्ट है। और इससे क्या होगा, जो पब्लिक का जो पैसा है वो बचता है, जनता का समय बचता है, तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत उसमें आने वाली है। ठीक है, इस अगर मसले बहुत पर ज्यादा और विस्तार से किसी चर्चा के करेंगे। साथ ढुल साहब से भी एक रिएक्शन मैं लूंगा, तो ठीक लेकिन है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद मिशन 2019 लगातार जारी है और सवाल यही है कि आखिर विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग अलग कराने के पीछे क्या रणनीति बीजेपी की है और क्या मजबूरी बीजेपी की है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। और मिशन 2019 की बात और इसको लेकर स्ट्रैटेजी किस तरीके से बन रही है उसकी बात, सभी खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का रुख एक बार कर लेते हैं। नारा साहब, मैं उसके बाद आपके पास एक बार फिर से आऊंगा ताकि आप अपनी बात पूरी करें और नाराज ना हो। ढुल साहब, ऐसी क्या वजह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब इसको अलग अलग कराना चाह रही है? जो नेहरा जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कुछ काम अभी हैं जो बाकी हैं। अनाउंसमेंट देखो कितनी लंबी चौड़ी इनके पास में लिस्ट है, फेरिस्त है, लेकिन उसका काम जो है अभी भी ग्राउंड लेवल पे दिख नहीं रहा है। यदि आप किसी जगह पे जाएंगे, रोड के काम ग्राउंड लेवल पे पड़े हुए हैं पेंडिंग। ये अभी मेरी जानकारी के अनुसार पिछले हफ्ते जो है सारे हरियाणा के एक्सीएन जो है एससी को मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ तलब किया था। उनको कहा कि भाई जहाँ जहाँ रोड के प्रोजेक्ट है आप तुरंत उसको पूरा कीजिए, जो कंपनी काम नहीं करती है उनको ब्लैक लिस्ट कीजिए। तो मतलब देखिए, सरकार के पास में दिखाने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये इनके साथ में समस्या ये है कि आज जो है जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं लगभग 70% काम जो आपने अनाउंस किए वो सारे के सारे अधूरे पड़े हुए हैं। दिखाने के लिए कुछ कर पाएँ अगले 2 या 3-4 महीने के अंदर, इसलिए ये मुझे लगता है कि ये डिले करने की कोशिश हुई है। वरना इन्होंने खुद ही इस चीज़ को जो है मीडिया के माध्यम से सारे लोगों के तक पहुँचाया कि हम एक साथ चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं, और यदि आपका जो सेंट्रल यूनिट चाहेगी तो हम चुनाव भी साथ करा लेंगे। तो अब ये पीछे हटना बड़ा एक संदेश जिस प्रकार का दिख रहा है, जबकि अपनी तरफ से इन्होंने सो कॉल्ड तरीके से इन्होंने जींद के अंदर उपचुनाव भी जीता है, सब कुछ किया है, तो बड़ा अजीब दिखता है। जी नारा साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आपसे कि बीजेपी के प्रवक्ता ने तो कह दिया कि अभी कुछ वक्त चाहिए, काम और बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या चाहिए? एक साथ हो जाए तो ज़्यादा अटैकिंग मोड में आप उतर पाएंगे, या आपको भी लगता है कि थोड़ा सा लोकसभा का रिजल्ट भी देख लें उसके बाद ही हो तो ज़्यादा बेहतर है? पहले कह चुके हैं कि चुनाव चाहे कल करवा लें, पार्टी इसके लिए प्रिपेयर्ड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इनका जो अभी मोटिव है, भाजपा का जो मोटिव है, वो आपके चैनल पर प्रवक्ता बता ही चुके हैं कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है। डिले क्यों करना चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि पहले पार्लियामेंट का चुनाव हो, सरकार हरियाणा में भाजपा की बनी रहे और लोगों पर सरकार का एक प्रेशर क्रिएट किया जाए कि हम आपको जॉब्स देंगे, आपके डेवलपमेंट करेंगे, ताकि लोग दबाव में आकर के पार्लियामेंट में इनको वोट दें। इनकी ये मोटिव है, लेकिन ये मोटिव कामयाब होने वाला नहीं है। चुनाव आप इकट्ठे करवाएं या बाद में करवाएं, जो आम चुनाव होगा ये बाई इलेक्शन नहीं है। आम चुनाव में पब्लिक बिल्कुल फ्री होती है और मुझे नहीं लगता कि पब्लिक कोई गलत डिसीजन लेगी। और जहां तक मेरे साथी विजेंद्र नेहरा जी कह रहे थे कि मुझे नहीं पता, मैं प्रवक्ता हूं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता शायद संविधान से तैयारी करके नहीं आए, लीगल चीजों को पढ़कर नहीं आए। इनको शायद नहीं पता कि राहुल गांधी और मोदी जो चुनाव की इकट्ठे कराने की बात थी वो कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है और ये कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। इनको तैयारी करके आनी चाहिए कि दोनों में फर्क क्या है, वो किस एंगल से बात हो रही है और यहाँ किस एंगल से बात हो रही है। इस पर मेरा एक आर्टिकल है, मैं अपने साथी विजेंद्र नेहरा को आपके अगर मुझे नंबर मिल जाए इनका तो मैं अपना वो आर्टिकल उनको भेज दूंगा कि दोनों जो कंसेप्ट है को एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज करवा देंगे और गिले शिकवे जो है आप लोग व्हाट्सएप के जरिए दूर कर लीजिएगा अपने गिले शिकवे को। और बीजेपी के पास एक बात चलते हैं। नेहरा साहब, इसका मतलब ये है कि अगर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी ये मान रही है कि विधानसभा में जो हरियाणा की जनता है वो सबक सिखा देगी।
देखिए बिल्कुल नहीं साकेत जी। आप देखिए पुराने समय में भी जो साथी प्रवक्ता हैं वो इसी तरह की बातें करते थे। आपके भी बड़े तीखे सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी होते थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए जिन चुनाव के अंदर किस तरह का रिस्पॉन्स रहा। हम ये मानते हैं कि जिस तरह से हम न्यूज़ों में अखबारों नहीं में सर, खबर आप पढ़ते आए ये हैं। मान रहे हैं ना कि अभी कुछ काम है जो कराने बाकी हैं। इसका मतलब देखिए ये मैं है आपको कि बताता हूँ, यही वजह है ना कि अभी आप देखिए नहीं जाना आज चाह रहे, आज क्योंकि वो निगेटिव आज एक हालांकि वो एक देखिए निगेटिव इफेक्ट करेगा, साकेत जी, बैकफायर होगा वो। साकेत जी देखिए भारतीय जनता पार्टी, माननीय मनोहर लाल जी ने भी कहा है कि हम एक साथ चुनाव के लिए भी तैयार हैं, हम अलग अलग चुनाव के लिए भी तैयार हैं। दोनों स्थितियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता, हरियाणा प्रदेश की पूरी इकाई हमारी एक साथ चुनाव के लिए भी तैयार है, अलग अलग के भी तैयार है। अगर मान लीजिए केंद्रीय नेतृत्व से हमें निर्देश आता है या कोई सलाह आती है कि आपको एक साथ चुनाव में जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए भी तैयार है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज अनिल देखिए हम अनिल दूसरी जैन के पार्टियों की अगर स्टेटमेंट बात को करें, तो आप केंद्र का ही संदेश मानेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ, तो इसीलिए कह उन्होंने रहा तो हूँ कि स्पष्ट कर ही दिया है कि एक साथ नहीं बिल्कुल होंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि चुनाव अपने समय पे होंगे। लेकिन देखिए जो न्यूज में अखबारों में हम नियमित रूप से पढ़ते रहते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है, कि कांग्रेस पार्टी में रणदीप सुरजेवाला जी हारने के बाद आज ये कह रहे हैं कि लोमड़ी शेर का शिकार नहीं कर सकती, और जो पेड़ पे बैठने वाले थे वही शाखा को काट रहे थे। और वो कौन लोमड़ी है, कौन शेर है, कौन पेड़ पे बैठ के शाखा को काट रहा था, पहली बात तो ये है। दूसरा, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी में ग्रुप बने हुए बिखड़ी पड़ी है, इनेलो टूटी पड़ी है, राजकुमार सैनी जी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो भाजपा के लिए तो आप जो कह रहे हैं, जो अखबारों में हम पढ़ रहे हैं, वो समय अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, पहले लोकसभा के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीतेगी, उसके बाद में भी अगर चुनाव होते तो भी जैसी आज लहर है वैसी लहर ठीक है, भाजपा आपके के पास पक्ष में लौट उस रहे समय हैं। भी रहेगी। चलिए लौट रहे हैं आपके और पास। अजय देखिए, गुलिया जी का एक बार रुख करूंगा। अजय गुलिया जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके लिए भी बेहतर स्थिति है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग हों, क्योंकि 90 और 10 कहां से लाएंगे सर इतने कैंडिडेट? आपको भी तो चाहिए थोड़ा सा वक्त मिले ताकि कैंडिडेट की भी तलाश की जाए। देखिए साकेत भाई, सबसे पहली बात तो एक बता दूं, ये लाने वाली बात बिल्कुल गलत है। लाने की आवश्यकता नहीं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के युवा, माताएं बहनें, बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, और ना सिर्फ एक कार्यकर्ता बल्कि जो नेता जो दूसरे दलों में घुटन महसूस कर रहे हैं, उनके वहाँ पर मान सम्मान उनको नहीं मिल रहा है। सर जिताऊ कैंडिडेट लाएंगे ना? देखिए जिताऊ, सबसे बड़ी बात मैं साकेत भाई आपको कह दूं कि कैंडिडेट जरूर कोई जैसे आप लोग कहते हो, आपके शब्दों में हैवी वेट है, लाइट वेट है, लेकिन कैंडिडेट को जिताऊ बनाती है जनता। जनता जनार्दन, जिसने वोट दे करके उसको पहले, जिसको हैवी वेट बना दिया है, किसी को मिडिल वेट या किसी को लो वेट, ये जनता का काम है। जनता का काम तय करना होता है। और देखिए ऐसे कैंडिडेट होंगे, मैं आपके बीच में बता दूं, ऐसे कैंडिडेट होंगे जो जनता के लिए काम करने का मादा रखते हों, जिनकी सोच सकारात्मक हो, पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति हों, जो हरियाणा को प्रोग्रेस की ओर, डेवलपमेंट की ओर ले जाने वाले कैंडिडेट, जो अपने क्षेत्र में रह करके काम करने वाले लोग कैंडिडेट होंगे। हमारे को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि नाम कितना बड़ा है या छोटा है, उस बात से कोई वो नहीं है। लेकिन कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जनता के लिए काम करने का मादा रखते हैं। स्वीकार करेगी जनता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तो जनता को तय करना है साकेत भाई, ये तो जनता को तय करना है। जींद में तय किया सर, जनता ने जींद में तय किया है सर। जींद, अगर आप अभी तक एक भी चुनाव नहीं लड़े होते तब ये बात आपकी जायज होती कि जनता को तय करने दीजिए, आप मत बोलिए। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जींद में तय कर दिया जनता ने। साकेत भाई, जींद की जनता का निर्णय शर्मा थे, तो इसका मतलब क्या हमें दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। नहीं, अगर आप बिल्कुल साकेत भाई अगर ऐसी बात करेंगे, जनता ने जिस तरीके से जवाब दिया, जनता कैसे यकीन करे आप पर? आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी। खैर, एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद गुलिया जी मैं आप ही से इसी चर्चा को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद ढुल साहब आपके बाद भी आऊंगा कि आपकी स्थिति तो ऐसी हो गई है कि आपका कैंडिडेट अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया, एलएसपी से भी पीछे चले गए आप लोग। आपको तो फिर रीथिंक करने की न सिर्फ जरूरत है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि रीबर्थ की भी जरूरत आन पड़ी है इंडियन नेशनल लोकदल को। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुलिया जी, जिस डिस्कशन को हम लोग कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। आप अपना पक्ष रखिए साहब। नहीं साकेत भाई, आप हम लोग कह रहे थे जींद की जनता ने तो आपको बता दिया ना। हाँ देखिए साकेत भाई, अगर इस लिहाज से बात करेंगे तो हम तो फाइट में रह करके दूसरे नंबर पर रहे और चुनाव हारे। जो फिर इसका मतलब जो नीचे रहे, तीसरे चौथे पांचवें, उनको तो आगे जीवन में चुनाव की बात ही नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र के अंदर चुनाव जीते भी जाते हैं, चुनाव हारे भी जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ हमारी स्ट्रैटेजी में कमी रही होगी, जिसकी वजह से हाँ
वोट शेयर हमारा बहुत अच्छा रहा, उसके लिए जींद की जनता का धन्यवाद। लेकिन कोई कमियां थी, उन पर मंथन भी करेंगे और अब जो आगामी चुनाव होंगे, चाहे वो लोकसभा के चुनाव या विधानसभा में, और भी मजबूती के साथ उनको लड़ने का काम करेंगे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप एक चुनाव हारे हैं, हमने अपनी हार स्वीकार करी और बीजेपी को उनकी जीत के लिए उनको बधाई भी दी, लेकिन हम और भी मेहनत करके और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जरूर इन नतीजों को बदलने का काम भी करेंगे। ढुल साहब, कल जनता टीवी के एमपी समिट कार्यक्रम में दुष्यंत चौटाला आए थे और उन्होंने अभय चौटाला को एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन करार दिया। आप जिस पार्टी को लीड कर रहे हैं एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन अकॉर्डिंग टू दुष्यंत चौटाला, फिर उस पार्टी का भविष्य किस तरीके से होगा और कैसे आप लोकसभा और विधानसभा की तैयारी करेंगे? और हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जी है। इस सवाल को लेकर मैं ढुल साहब के पास चलूंगा। नेहरा साहब, अब ये मान करके हम चलें कि अब पूरी तरीके से जो आपके प्रदेश में सांसद, विधायक, मंत्री हैं, उनका पूरा का पूरा फोकस अगर कहीं होगा तो वो लोकसभा चुनाव को कैसे जिताएं। लेकिन इतना भी तय मानिए कि अब मुद्दे बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता साहब मुद्दों में, कि लोकसभा के मुद्दे अलग और विधानसभा के मुद्दे अलग। अब तो चुनाव मतलब चुनाव। साकेत जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और अभी जो मेरे साथी प्रवक्ता गुलिया जी ने एक बात कही थी, हम तो दूसरे नंबर पे आए हैं और दूसरे नंबर पे रह करके जेजेपी खुश है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ है कि जीतने वाली पार्टियां भी और हारने वाली पार्टियां भी सभी खुश है। बीजेपी जीत करके खुश है, जेजेपी इसलिए खुश है कि वो दूसरे नंबर पे आई, कांग्रेस पार्टी इसलिए खुश है कि उसकी जमानत बच गई, और हुड्डा जी और बाकी विरोधी नेता इसलिए खुश है कि उनका कांटा निकल गया रणदीप सुरजेवाला जी हारने के बाद में। रही बात जो लोकतंत्र सुरक्षा मंच है, जो पार्टी है, वो इसलिए खुश है कि इनेलो से ज्यादा वोट वो लेके आए हैं और वो इनेलो से ऊपर आए हैं, और इनेलो इसलिए खुश है कि जेजेपी हार गई और बीजेपी जीती है। तो पहली बार हरियाणा प्रदेश के इतिहास में सारी पार्टियां खुश हैं। नहीं तो नारा साहब, जीती हुई पार्टी को बधाई देना लोकतंत्र के अंदर, जीती हुई पार्टी को बधाई देना लोकतंत्र के अंदर क्या मतलब कुछ गलत है? नहीं गुलिया जी, बिल्कुल ठीक है। आप चुनाव जीते हैं, आप चुनाव जीते हैं, आपको शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं सिर्फ केवल शुभकामनाएं नहीं, जींद की जनता ने आपको वोट किया है, तो जींद की जनता के लिए कम से कम आने वाले 6 महीने तो काम करके दिखाओ। जींद की जनता ने आपको वोट तो कर दिया, लेकिन जींद की जनता के लिए कम से कम आने वाले 6 महीने में कुछ विशेष करके दिखाओ। आप कुछ जींद की जनता के लिए कुछ विशेष करके दिखाओगे। आप खुश है हार कर? एक सेकंड, मैं रविंद्र ढुल साहब से एक सवाल कर लूं। नारा साहब एक सेकंड, मैं रविंद्र ढुल साहब से एक सवाल कर लूं। मेरी आवाज नहीं जा रही थी वहां पर। ढुल साहब तक, ढुल साहब क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? थोड़ा सुन पा रहा हूँ साकेत, बताइए। ठीक है, मैं थोड़ा सा लाउड बोलने की कोशिश करता हूँ। कल एक्चुअली जनता टीवी का एमपी समिट हुआ, दुष्यंत चौटाला भी आए हुए थे उसमें। दुष्यंत चौटाला से जब सवाल किया गया अभय चौटाला के रिगार्डिंग, तो उन्होंने कहा कि अभय चौटाला एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर दुष्यंत चौटाला अभय चौटाला को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन करार दे रहे हैं, तो आप लोगों की रणनीति किस तरीके से होगी लोकसभा और विधानसभा के लिए? क्योंकि आप लोग तो 5वें नंबर पर सबसे नीचे चले गए इस जींद उपचुनाव में, तो कैसे रणनीति, कैसे बिल्डअप करेंगे अपनी पार्टी को फिर से एक बार? देखिए, पहली बात तो निश्चित रूप से एक दिक्कत तो हुई, हमारी पार्टी को झटका भी लगा है। कहीं ना कहीं लगता है कि हम जनता की जो अपेक्षाएं थी उसके ऊपर जींद के अंदर खरे नहीं उतरे, या फिर ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार के उम्मीदवार बाकी पार्टियों ने दिए थे उसके आगे हमारा जो है लोकल और अपना किसान उम्मीदवार कहीं ना कहीं टिक नहीं पाया। लेकिन मेरे हिसाब से दुष्यंत जी के कमेंट के ऊपर कम से कम हमारी जो है रणनीति जो है ना तो बदलती है, ना ही उसमें कोई फ़र्क पड़ता है। उनके कहने से ना तो पार्टी के हमारे नेता जो है नॉन सीरियस हो जाते हैं, ना ही उनके किसी भी प्रकार के कमेंट से हमारे कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है। निश्चित रूप से हम अपना जो है 6 तारीख को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसके बाद में हम निर्णय लेंगे किस प्रकार से
अप्रैल के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं अप्रैल मई के अंदर, उसमें कैसे उतरें और विधानसभा के लिए किस प्रकार से अपने मोमेंटम को बिल्डअप किया जाए, जिस प्रकार की जिनके अंदर हमको हार एक तैयारी तो ढोल साहब और करनी होगी आप लोगों को, किया है ऐसी बात एक तैयारी तो और करनी होगी ढोल साहब कि जो लोग अभी पार्टी में हैं वो पार्टी को छोड़ के ना जाएं, रोक के रखना भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जेजेपी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। देखिए ऐसा है कि ऐसा कुछ फिलहाल दिखता नहीं है कि कोई भी ऐसी इस प्रकार की कोई नुकसान वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जानते थे कि एक टेम्परेरी फेज है, टेम्परेरी फेज के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी को नुकसान तो झेलना पड़ेगा। आज के दिन में संगठन एक है और तभी हमने एक मीटिंग भी बुलाई है। ढोल साहब, क्या जेजेपी का सेकंड नंबर पर आना, इसको आप एक टेम्परेरी फेज मानते हैं? से बात करके भविष्य की रणनीति तय की जाए और किस प्रकार चुनावों के अंदर कूदना है, ऐसी बात हमारी की जाए। बाकी ऐसी कोई पार्टी में टूट जैसी कोई चीज रविंद्र ढोल साहब दिखती नहीं है। क्या जेजेपी का सेकंड नंबर पर आना आपको एक टेम्परेरी फेज लगता है? ये जो ग्राफ बढ़ा है वो टेम्परेरी है? देखिए जेजेपी नामक कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। एक निर्दलीय उम्मीदवार जो कि चौटाला परिवार के हैं, चौधरी देवीलाल के पड़पोते हैं, वो दूसरे नंबर पे आए हैं। जेजेपी नामक कोई पार्टी भारत के अंदर फिलहाल कोई एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। ठीक है, इसका रिएक्शन गुलिया जी आपसे लेता हूँ। नारा साहब के पास एक बार चला जाओ। नारा साहब, इतना सब कोई साथ आए, कांग्रेस के तमाम दिग्गज यहाँ पर साथ आए, चुनाव प्रचार किया, जिताने की कोशिश की, इसके बावजूद आप सुरजेवाला साहब को जिता नहीं पाए। अब ऐसे में सवाल यह है कि और किसको किसको बुलाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए ताकि कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा सा बढ़ जाए? देखिए, हमारे तमाम बड़े नेता इस चुनाव में एक मंच पर आए, सबने प्रचार किया, सबने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत किया। तो जहां तक लोकसभा की बात है तो ऑब्वियसली जो बड़े नेता हैं, चाहे वो केंद्र से हैं चाहे वो स्टेट से हैं, वो प्रचार करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और लोकसभा का जो चुनाव होगा, देखिए ये कोई बाई इलेक्शन तो है नहीं कि पूरे देश में सिर्फ एक जगह चुनाव हो रहा है, दो जगह चुनाव हो रहे हैं। पूरे देश का चुनाव लोकसभा का होता है, और लोकसभा का जब चुनाव होता है तो पूरे देश का जो जनता है, जो युवा है, जो मतदाता है, वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी को सत्ता में लेकर के आना है, किस पार्टी ने 5 साल में पिछले काम किए हैं, युवाओं को रोजगार दिया है, किसानों के लिए बेहतरी का कार्य किया है, किसानों की इनकम को डबल किया है। तो इन मुद्दों पर बीजेपी फेल हो चुकी है। जहां तक किसानों की बात करें, उनको इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। युवाओं को जो 2 करोड़ का उनका वायदा था मोदी जी का, वो वायदा पूरा नहीं किया गया। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से भाजपा को फिर से सत्ता में वापसी मिलेगी। जनता समझदार है, वो समझते हैं हर चीज को। और अब एक ही विकल्प है सेंटर में, अगर बात करें केंद्र का, जैसे आप बात करें थे लोकसभा का, तो एक ही विकल्प बचता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार को लेकर के आना। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पार्टी फिर सत्ता में आएगी। लीडर हमारे जो तमाम बड़े नेता हैं, आप अकेले अपने दम पर आ जाएंगे क्या? करेंगे, पहले ही प्रचार करते रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं कि गुटबाजी वाली कोई बात चुनाव में होती है। आप अकेले अपने दम पर आ जाएंगे नारा साहब? हारे हैं, मानते हैं हम हारे हैं, लेकिन हमारे तमाम नेता एक मंच पर थे, ये आपने देखा है, पूरी मीडिया ने देखा है। सुखविंदर नारा साहब, आप अकेले अपने दम पर आ जाएंगे? हम एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। आप अकेले अपने दम पर आ जाएंगे केंद्र में? देखिए, हमने किसी पार्टी को साथ आने से मना नहीं किया। हम तमाम जो हमारी समान विचारधारा वाली पार्टी है, सबका स्वागत करते हैं। कोई भी पार्टी साथ आना चाहती है, आ सकती है। पहले भी यूपीए 1 यूपीए 2 आप देख चुके हैं कि अकेली कांग्रेस पार्टी नहीं थी, और पार्टियां भी थी। हमें विश्वास है कि हम अकेले आ सकते हैं, लेकिन हम किसी पार्टी के साथ से मना नहीं करते। हर पार्टी का स्वागत है जो साथ आना चाहती है। जो आज की जो फासीवादी ताकतें हैं, जो भाजपा है, उसको हराना एक मकसद है। इस देश से फासीवाद को खत्म करना है। तो मुझे लगता है कि जो समान विचारधारा जितनी पार्टियां हैं, उनको एक साथ आना चाहिए। और जब आप चुनाव हो जाता है तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। बुआ और बबुआ तो अलग हो गए आपसे, ज्यादा सीट लेकर के आ रही है और सरकार बना सकती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोकतंत्र है ये। यहाँ पर आप सर, आपके दो मजबूत साथी, आपके 2 मजबूत साथी सर, आपके 2 मजबूत साथी उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने अपना गठबंधन कर लिया। ममता बनर्जी अगर बुलाती हैं तो कांग्रेस का कोई ऐसा चेहरा वहां पर दिखता नहीं है पश्चिम बंगाल में। ये तो लोकतंत्र है। सब, हर एक पार्टी को आजादी है, वो चाहे अकेले चुनाव लड़े या गठबंधन में चुनाव लड़े, उनको देखना है उनकी। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। एक बार विजेंद्र नेहरा साहब का जिक्र कर लें यहाँ पर। नेहरा साहब, सवाल ये है कि क्या काम केंद्र में मोदी सरकार ने किया अपने 4.5 साल के कार्यकाल में, जिसके बिना पर आप वोट मांगेंगे?
किसान नाखुश है। अब बेशक आप बजट में 6,000 रुपए की बात कर लीजिए, बेशक आप 5 लाख जो टैक्स की सीमा थी उसको बढ़ा करके पहुंचा दीजिए, लेकिन इसके बावजूद युवा नाराज है क्योंकि रोजगार के वो मौके उपलब्ध नहीं हो पा रहे जो रोजगार का मौका उसे चाहिए। जो 2 करोड़ नौकरियों के वादे आप लोगों ने किए थे वो उन वादों का आप पूरा नहीं कर पाए। बेशक आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की छवि को बेहतर करने का दावा करते हो, लेकिन उससे गरीब का पेट नहीं भरने वाला साहब। देखिए साकिब जी, सबसे पहले तो अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए सब लोग तैयार हैं, आपने जो बताया यूपी के अंदर मायावती जी और अखिलेश जी ने कांग्रेस का इतना अपमान किया है कि इनके लिए सिर्फ 2 सीटें छोड़ी हैं और इनको कुछ मानते ही नहीं है कांग्रेस पार्टी को यूपी के अंदर कि कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व है यूपी में। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आपने जो बात करी मोदी जी की, कोई भी आना चाहे देखिए निश्चित रूप से मोदी जी ने भाजपा को छोड़ करके किसान की अगर हम बात करें तो फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य किसानों को देने का काम किया है। और अगर हम बात करें जो अभी बजट में प्रावधान किया है जी, 6,000 रुपए प्रतिवर्ष जो किसान को देने का काम किया है। कभी 1987 में ताऊ देवीलाल ने 100 रुपए से पेंशन शुरू करी थी, बुढ़ापा पेंशन। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको 2,000 करने का काम किया है 5वें साल। पिछले 4 साल में 1,000 5वें साल में किया है आपने 2,000 रुपए। आपने वादा मैनिफेस्टो में किया था कि 500 रुपए बढ़ाई थी, वादे के मुताबिक आपने 5वें साल में किया, कंडीशन अप्लाई लगा करके। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो बहुत डंके की चोट पे एक चीज कहता हूं कि हमने 4 साल के अंदर 1,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई है। कांग्रेस पार्टी ने 10 साल के अंदर 500 रुपए बढ़ाई थी, हमने तो सबसे ज्यादा बढ़ाई है। और जहां तक बात है आज जो मोदी जी ने किया है, अरुण जेटली जी की आज देख लीजिए स्टेटमेंट, अरुण जेटली जी ने क्या कहा है कि इसको जल्दी ही किसानों के लिए और भी इसको बढ़ाया जा सकता है। चुनाव के बाद में जो 6,000 रुपए देने की हमने बात करी है, चुनाव के बाद में राशि को भी बढ़ाया जा सकता है। जो मिडिल क्लास है उसके लिए जो 5 लाख देंगे आप, वो पूरे परिवार को टैक्स लगेगा, वो बहुत बड़ा काम है। सबको एक मिलेगा या हर एक किसान को मिलेगा या हर सरकार मिलेगा या मिलेगा, बड़ा काम है। और जो बताएंगे जो गुमराह की लागत का 1.5 गुना मूल्य दिया है, 1,000 रुपए इन्होंने रखने का काम किया। और अब क्या किसान की इनकम बढ़ाने का, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 67 रुपए किसान रोज कमाता है। अब डबल की बात करते हो, डबल भी कर दोगे 134 का। 134 रुपए में किसी परिवार का गुजारा आज हो सकता है एक दिन में। अब कोई फिजिबल बात क्यों नहीं करते हैं आप, कोई प्रैक्टिकल बात क्यों नहीं करते हैं? आप सिर्फ कहने के लिए क्या देते हो? नहीं बोला था, अब आप उसको एक दिन के ऊपर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। आप ये बताइए, मोदी जी ने देश का जो मान सम्मान बढ़ाया है विदेशों तक, और जहां तक नौकरियों की आपने बात करी, आप कभी विदेश गए हैं? आपने जाकर के ये मान सम्मान वादे क्या? नहीं, आप कभी विदेश गए हैं? सरकार ने अभी तक किया है। नहीं, आप कभी इससे विदेश पहले गए हैं? कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कंपनी चलाते हैं मोदी जी, सरकार नहीं चला रहे हैं, वो तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहे हैं। जहां पर भी वो विदेश में जाते हैं उनसे पहले वहां उस देश की हमारी भारतीय एम्बेसी की तरफ से लोगों को निमंत्रण दे करके उनको वहां इकट्ठा किया जाता है, वो इवेंट एक इवेंट बनाया जाता है। नहीं, आप कभी गए विदेश? नहीं, आप गए हैं क्या विदेश में जो भारत का मान सम्मान बढ़ा हुआ मान सम्मान देखने के लिए? ये सिर्फ पूरी बातें हैं, नहीं ये पूरी बातें हैं। ठीक है गुड़िया जी, आप रविंद्र ढोल साहब के सवाल के क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या काउंटर करेंगे आप उनको? ढोल साहब ने जो कहा कि आपकी खैर अभी तो पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती और जो जीत है जो सेकंड नंबर वाली बात है टेम्परेरी है, ये सारी चीजें। नहीं, मैं तो बधाई दूंगा मेरे भाई को, वो इस प्रकार की बातें कहते रहे। पहले भी हम लोगों को कुछ लड़कों की 100-150 लड़कों की पार्टी कहते थे। जींद की जनता ने, जींद के चुनाव ने बता दिया कि हम कहां पर खड़े हैं और ये कहां पर खड़े हैं। अभी और कहते रहे, मैं तो इनको कहूंगा कि और भी कहते रहे, जो इनको कहना है कहते रहे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि जनता हमारे बारे में क्या सोचती है, जनता हम पर कितना विश्वास करती है, जनता हमारे लिए क्या सोचती है और आने वाले चुनाव में जनता हमारे लिए कितना प्यार और आशीर्वाद अपना बनाए रखती है। जिस प्रकार से जींद में बनाए रखा, फर्क उस बात से पड़ता है। ये तो पहले भी 100-150 लड़कों की पार्टी कहते थे, इनको बता दिया ये कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। आज फिर ये कहें कि पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, जजपा नामक कोई पार्टी नहीं है। अभी लोकसभा के चुनाव भी होंगे और विधानसभा के चुनाव में भी होंगे, फिर इनको बताने का काम करेगी हरियाणा प्रदेश की जनता। हम इनको कुछ नहीं बताएंगे, इनको हरियाणा प्रदेश की जनता जवाब देगी। ऐसे में नारा साहब एक चीज और है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी, ठीक है लोकसभा का ये चुनाव है और केंद्र से ही मैनिफेस्टो तय होना है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा में जब आपके नेता वोट मांगने के लिए जाएंगे तो ऐसा क्या होगा, बीजेपी की आलोचना के इतर कांग्रेस क्या ऐसा दावा करेगी कि 10 साल बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ था वो फिर से
कांग्रेस के सांसदों को चुना जाए? इस बार 0 आएगी हरियाणा प्रदेश में, इनके सांसद कोई जीतेगा नहीं कांग्रेस पार्टी का। हमारी पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, वो जब 3 राज्यों में हमारी सरकार आई तो हमने जैसे चुनाव से पहले कहा था कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे, तो राहुल गांधी जी ने जो वायदा किया था, ये झूठा वादा किया है सुखविंदर जी आपने। मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए किसानों का क्या हाल हो रहा है, कर्नाटक में जाएंगे किसानों का क्या हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में किसानों की जो दुर्दशा आप कह रहे हो वो इन्होंने 2 दिन में कर दी। आप दशा सुधार के गए थे, इन्होंने 2 दिन में दशा खराब कर दिया, 2 महीने में कर दी। मांगने की बड़ी बात होगी। साथ ही जो भाजपा की पोल खोलने का काम हम करेंगे, वो से पोल तो उनकी खुल चुकी है पहले, वो पोल खोलने का काम भी करेंगे हम। तो जैसे जनता ने बता दिया जनाब, आपकी जमानत मुश्किल से बची है, गया 6000 रुपए की आपकी जमानत बची है, इसीलिए लड्डू बहुत सारे हैं, चाहे अपनी क्रेडिबिलिटी की बात हो चिंता ना करो। और चाहे भाजपा की जो विधानसभा क्षेत्रों में जमानत जब्त होगी आपकी, और लोकसभा के अंदर इस बार आपकी 0 होने वाली है। उस पर सारा विचार विमर्श चल रहा है। हरियाणा प्रदेश में होंगे जनता की। इस बार जो हमारा मैनिफेस्टो है वो जनता का घोषणा पत्र होगा, ना कि पार्टी का होगा। तो जनता से सारे सुझाव लिए जा रहे हैं। तमाम जो हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं, एक परिवार का ही तो चलता है, आपके पूरा इनवाइट किए गए हैं और कमेटी पूरा इस पे कंसल्टेशन कर चुकी है कि क्या क्या मुद्दे होने चाहिए आम पब्लिक को, आम जनता को, जो एक व्यक्ति एक चीज बताइए, उस तक कैसे लाभ पहुंचे, कैसे लोगों को एम्पावर किया जाए, कैसे यूथ को क्षेत्र है जहां से शुरू से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ते आ रहे हैं। किसानों की जो क्या आज दशा है तक वहां की स्थिति सुधार पाए राहुल गांधी जी? किसानों को सुसाइड से बचाया जा सके। और बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर काम चल रहा है, सभी मुद्दों के बीच में आएंगे। और मुझे पूरी उदाहरण है, एक एग्जांपल है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए। पीएम जो बनाया था पिछली बार, क्षेत्र है जहां से परंपरागत रूप से सच्चे इंसान आपके जो सच्चे नेता को, देश पुराने नेता हैं जिसका पूरा विश्वास वो चुन के आते रहे हैं। और एक आज नरेंद्र मोदी जी जिस क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं, दोनों के विकास और डेवलपमेंट में आप तुलना करके देखिए कि उस शहर को जहां से मोदी जी चुनाव लड़े हैं, आज काशी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। आज वहां पे नाव चल रही है, आज वहां पे बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें वहां पे निकल रही हैं, एक्सप्रेस वे वहां से निकल रहे हैं। हमने देखा था जिस प्रकार से वहां नदियों में जहाज लैंड करा रहे थे आप, नहीं वो सब वो सारे जुमले सारे इवेंट पूरे भारतवर्ष, सिर्फ हम लोगों ने नहीं समूचे भारतवर्ष ने वो देखे थे जिस प्रकार से वो सिर्फ मोदी जी के इवेंट को बनाने के लिए एक बारी लैंडिंग कराई गई। उसके बाद वहां पर जहाज तो छोड़िए, कोई हवा में उड़ता हुआ गुब्बारा दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वहां कोई गुब्बारा भी दिखाई नहीं दिया। ये तो आपकी सिर्फ कहने की बातें हैं, कभी कोई काम नहीं किया। आपके सामने एग्जांपल है, आज रायबरेली अमेठी में इतना बुरा हाल है कि वहां पे पहली जो रेलवे लाइन है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके गई है। नेहरा साहब, तो गनीमत मानिए कि आपने जीत का ये उपचुनाव जीत लिया, वरना अभी तो रिकॉर्ड जिस तरीके से रहा 3 स्टेट्स का, जिस तरीके से 3 स्टेट का रिकॉर्ड रहा है विजेंद्र नेहरा साहब, वो आपके लिए सबसे बड़ा एक डरावना सच है विजेंद्र नेहरा जी। वो तो गनीमत मानिए कि जीत लिया आपने, तो आप बोलने की स्थिति में नहीं है। अदरवाइज 3 स्टेट जिस तरीके से आप लोग हारे थे, बोलने की स्थिति में नहीं थे आप। और ये दिख रहा था कि राहुल गांधी किस तरीके से टक्कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। राजस्थान के अंदर हमारा वोटिंग परसेंटेज बराबर है। अरे साहब, आप हार और जीत की बात कीजिए ना। यहाँ तो फिर जेजेपी भी कह देगी कि जींद के उपचुनाव में जो युवा वोटर्स है वो जींद की तरफ, जेजेपी की तरफ गए हैं। आपको बताना वो तो अलार्मिंग सिचुएशन है ना फिर आपके लिए। कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है साहब, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप यही परसेंटेज हार में जीत अगर आप तलाशते रह जाएंगे, तब तो जेजेपी कहेगी कि जींद में जो युवा वोटर था वो जेजेपी की तरफ से था। साकेत जी, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? कमलनाथ जी को डर है कभी भी सरकार गिर सकती है, वो रोज चिंता करते रहते हैं। ऐसे किस बात की सरकार नहीं बनी ना वहां पर साहब, वो चिंता करें ना करें, क्या सच्चाई अभी है? अभी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में किसकी सरकार है साहब? छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है साहब? कांग्रेस की। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देखिए, आप नहीं, मैं बहुत छोटा सा पत्रकार हूं साहब। मध्य प्रदेश के अंदर जो इन्होंने किसानों से वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी? कम से कम गोली तो नहीं चलवाई ना इन्होंने मध्य प्रदेश में किसानों पर। मध्य प्रदेश में किसानों पर गोली तो नहीं चलवाई इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने कहां गोली चलवाई है? अरे साहब, कैसे भूल गए आप? भूल रहे हैं 6 किसानों की मौत क्या आप? कहां पे चलवाई है? मंदसौर। ये भाजपा नहीं, वो कांग्रेस वालों का अपना षड्यंत्र था जनाब। ये कांग्रेस और उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा। सरकार आपकी थी, पुलिस आपकी थी, सरकार आपकी थी, पुलिस आपकी थी, इसके बावजूद कांग्रेस ने ऐसा कर दिया और आप कुछ नहीं कर पाए। उस घटना को घटने कम से कम साल भर के बाद ही चुनाव हुए होंगे, उसके बाद भी आप किसी को आरोपी को ना पकड़ पाए, ना सजा दिला पाए। पकड़े गए साकेत जी,
चलिए अब वक्त हो चुका है कि हम इस चर्चा को यहाँ पर खत्म करें, लेकिन लगातार ये इस तरह की चर्चा का दौर चलता रहेगा जब तक कि लोकसभा चुनाव नजदीक नहीं आ जाते और लोकसभा चुनाव हो नहीं जाते और रिजल्ट नहीं आ जाते, तब तक इस तरह की चर्चाओं को हम लगातार करते रहेंगे। आज की इस पेशकश में बस इतना ही। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिशन 2019 लगातार जारी रहेगा, उसकी पल पल की अपडेट, पल पल की गतिविधि, रणनीति, सारी चीजें आपके सामने रखेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।